हेलो, नमस्ते और जय हिंद। तो आपका फिर से टीचिंग इज पैशन पे स्वागत है। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू का बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आगे की जो नए नए वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचे। तो सबसे पहली बात है कि हिंदी लैंग्वेज दो भाषाओं में आती है सीटेट में। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आती है। एक तो भाषा एक में आती है, मतलब अगर आपने भाषा एक चुनी है हिंदी को तो आपको भाषा एक में 91 प्रश्न से भाषा एक आएगी हिंदी। जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये आपने ठीक से और ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको भाषा आई भी, मतलब भाषा चौथी भाषा को आपने हिंदी चुना है, यानी भाषा एक को आपने अगर हिंदी चुना है और बाद में दो को मराठी चुना है तो आपको एग्ज़ाम में कान खड़े करके सुनिए। एग्ज़ाम में आपको 121 से भाषा दो आती है। भाषा हमेशा दो आपको कहाँ से आती है? 120 हाँ, ये गलत हो गया। 121 प्रश्न से हमेशा भाषा दो आती है। तो अगर आपने भाषा चुनते वक्त एक भाषा अगर हिंदी चुनी है तो आपको वो 91 क्वेश्चन नंबर से आएगी। अगर मराठी भी चुनी है तो वो 91 से आएगी भाषा एक। और भाषा दो जो है, अगर भाषा दो आपने हिंदी को चुना है तो वो 121 से आएगी। अगर आपने भाषा मराठी को चुना है वहाँ पे तो वो भी आपको 121 से ही आएगी। 121 से हमेशा 2 नंबर की भाषा शुरू होती है और 1 नंबर पे जो भाषा आप चुनेंगे तो वो हमेशा 91 से शुरू होती है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये है 91 प्रश्न क्रमांक। तो यहाँ पे अगर आपने भाषा एक चुनी है तो वो 91 से शुरू होगी। और मैं अब आपको भाषा दो दिखाती हूँ। अगर आपने यहाँ पे भाषा दो चुनी है, दो हिंदी चुनी है, देखिए यहाँ पे अगर भाषा दो आपने हिंदी चुनी है, यहाँ पे आपने 5वां नंबर का जो प्रश्न पत्र का 5 नंबर का भाग है वो अगर आपने भाषा हिंदी चुना है 2 नंबर की तो आपको 121 से क्या करेंगे, आपको ये प्रश्न छुड़ाने होंगे, वहाँ पे छोड़ने होंगे। और अगर आपने मराठी चुनी है भाषा दो अगर आपने मराठी चुनी है तो ऐसे ही आपको वहाँ पे भाषा आएगी। हमारी मराठी भाषा का कोड 11 है, 11 नंबर का कोड है मराठी भाषा का। और अगर आपने ये 2 नंबर की चुनी है तो आपको मराठी में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अलग से आपको एक प्रश्न पत्र में मिलता है वहाँ पे। तो वो उसमें 1 नंबर की भाषा एक होती है और 2 नंबर की भाषा एक होती है। तो 1 नंबर में आपको 91 से, अगर आपने 1 नंबर चुनी है मराठी तो आपको 91 से शुरू करनी है। और अगर 2 नंबर चुनी है तो आपको वहाँ पे वो 121 से आपको वो मराठी वहाँ पे शुरू करनी है। क्योंकि हिंदी मतलब बहुत सी भाषाएं, अब हर एक राज्य में अपनी अपनी एक भाषा होती है, तो इसलिए हर राज्य की भाषा क्या होती है वहाँ पे प्रश्न पत्र उनको मिलते हैं। तो हमें तो ज़्यादातर करके हम महाराष्ट्रीयन है, हमने मराठी ही चुनी होती है एक लैंग्वेज, तो दूसरी हमारी हिंदी होती है। तो इसलिए 121 से हमारी सेकंड लैंग्वेज हमारी हमेशा 121 से शुरू होगी। अगर फिर भी किसी ने पहली भाषा को क्या किया है, हिंदी चुना है, तो फिर आपको 91 प्रश्न से आपको वहाँ पे सॉल्व करने वो प्रश्न। और अगर आपने 2 नंबर में अंग्रेज़ी चुनी है तो भी वो 121 से, 2 नंबर की कोई भी भाषा चुनी हो आपने वो 121 से शुरू होगी। और 1 नंबर की कोई भी भाषा चुनी हो तो वो 91 से शुरू होगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रश्न पत्र छोड़ेंगे जो कि 2019 जुलाई का हमारे पास है। हम क्या करेंगे, आपको पैसेज समझाएंगे। हमने मराठी के पैसेज समझाए थे, आज हम क्या करेंगे, हिंदी समझाएंगे। क्योंकि आपको हिंदी भी समझ में आनी ज़रूरी है कि किस तरह के पैसेज आते हैं। तो अगर आपने भाषा दो चुनी है तो वहाँ पे नोट भी दी होती है कि प्रश्न क्रमांक 120 से 115 तक। अगर आपने भाषा 5वीं, मतलब अगर आपने परीक्षार्थी प्रश्न पत्र में भाग 5वां अगर आपने भाषा 2 को चुना है। चलो, तो 121 से 128 तक के प्रश्न को उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चिन्हित करें। सुप्रसिद्ध गीतकार गोपालदास नीरज ने अपनी
एक रचना में कहा है, जैसा हो आघात रे वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसे ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की और आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। इस संसार में हम जो कुछ सोचते हैं अथवा सोचते कहते अथवा करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, न कम न ज़्यादा न अधिक। हम सब किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है, और यदि हम कोई बुरा अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसे ही सुरीली आवाज़ लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हो तो वैसे ही डरावनी आवाज़ एक मिनट, हाँ, तो वैसे ही क्या होते हैं यहाँ पे डरावनी आवाज़ निकलती है तो वैसी डरावनी आवाज़ लौट कर आती है। हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभिशाप्त होते हैं, पर यह सब अनुभव करते हुए कि इसका आशय हम समझते नहीं, क्योंकि आवाज़ के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे लिए हमारे ही किए हुए काज, हमारे ही सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास आते दिख रहे हैं। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे ताकि आपको दिखाई दे। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, प्रश्न छोड़ेंगे। तो एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकलना किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो हमने जैसा आघात किया है उस पर, हल्का या भारी आघात किया है उस पर हमेशा क्या होता है, तो ये निर्भर करता है। तो जैसा आघात रे वैसा बाजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसे ही ध्वनि उसे निकलती है। यहाँ पे इसका उत्तर है। तो कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है, कर्णप्रिय ध्वनि का आशय है कानों में प्रिय नहीं, कानों से प्रिय नहीं, कानों पर प्रिय नहीं, कानों को प्रिय। मतलब इसका उत्तर क्या है? आंसर क्रमांक 2। जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? जीवन सितार की भांति संगीत में होना चाहिए। सितार बजाने की भांति जीने के भी कुछ सलीके होता है। जीवन को सुरीला ही होता है, जीवन तो सुरीला होता है या तुलना ही असंगत है। तो जीवन सितार बजाने के भांति जीने का भी एक सलीका होता है, इसीलिए क्या किया है यहाँ पे, सितार का उदाहरण प्रस्तुत किया है, यानी पर क्रमांक 2। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यह समझने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? ताज्जुब सी बात है, हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, यहाँ पे इसके लिए सितार का क्या किया है, वहाँ पे उदाहरण दिया है। आघात का, गूंज का, नहीं गलत, 1 मिनट, 124 का थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं, यहाँ पे किसका उदाहरण दिया है 124 को, तो गूंज का उदाहरण दिया है। गूंज यानी क्या, हम जैसी ध्वनि निकालती है वैसे ही वापस आती है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पैसेज में अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1 मिनट, हम ढूंढ के ही आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो गूंजता, तो देखिए यहाँ पे हम जैसा हम जो करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, न कम न ज़्यादा। तो इसका उदाहरण देते हुए अगर हमने खंडहर अथवा वादी में क्या किया, हमने कोई शब्द बोला तो क्या होता है, गूंज वैसे ही हमारे कुछ देर बाद हमें सुनने को मिलती है। तो यहाँ पे गूंज का उदाहरण दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से, अब थोड़ा सा व्याकरण है यहाँ पे, 1-2 मार्क के लिए आता है। प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचाने जो शेष शब्द से भिन्न हो, मतलब दूसरे शब्द से भिन्न है। तो यहाँ पे 125 का है, 2 नंबर का आंसर आएगा कौन सा, निकलता। कोमलता
सार्थकता, कठोरता और निकलता। तो यहाँ पे प्रत्येक दृष्टि से उस शब्द को पहचाने जो शेष शब्द से, तो यहाँ पे कोमलता, सार्थकता और कठोरता ये सेम है और इसमें निकलता ये क्या है, अलग है। तो यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कि कर्मवाच्य में रहना रचना होगी। तो यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कौन सी कर्मवाच्य में रचना होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते रहेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलेंगे तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोल जाए तो, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोले तो 126 का इसका आंसर आएगा यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो क्या होगा। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो कर्म तो टिम्ब की कर्मवाच्य में रचना होगी। तो ये उसका आंसर है। घृणास्पद का संधि विच्छेद कीजिए। तो घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा घृणा प्लस स्पद। तो इसकी संधि होगी क्या, घृणा प्लस आस्पद। घृणा अलग होगा, आस्पद अलग होगा, तो घृणा प्लस आस्पद। प्रश्न 127 का 3 नंबर का आंसर होगा। कौन सा विशेषण गोपालदास नीरज जी के लिए उपयुक्त नहीं है। 3 मार्क के लिए ग्रामर था, मे भी काफ़ी है। उसके आगे और ये बेसिक ग्रामर है जो ही आपको आता ही है। कौन सा विशेषण गोपालदास नीरज जी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो गोपालदास नीरज जी के लिए कौन सा विशेषण उपयुक्त नहीं है, तो वो एक संगीतकार नहीं थे। वो रचनाकार थे, कवि थे और गीतकार भी थे, खाली वो संगीतकार नहीं थे। अब आगे दूसरा पैसेज आया है, हम क्या करेंगे, अब पैसेज पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में उसके आंसर करेंगे। तो 129 से 135 तक आपको इसके आंसर करने हैं। हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभव और सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है। परोपकार की भावना उन्हीं में एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसे ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार पर, सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों को स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। हमें स्थिरता और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता है। त्याग का भाव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंधों में असाधारण वैचारिक रचनात्मक का अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों से लेस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी तभी मानव में त्याग भाव आकार ग्रहण करेगा। तो ये पैसेज था, हमने पढ़ लिया। अब क्या करना है, इस पर क्या हमें प्रश्न छोड़ने हैं जो कि 129 से 135 के हैं। तो लोग हमें तभी याद रखेंगे, कब याद रखेंगे, जब हम नश्वर शरीर को त्याग देंगे, वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे या वैचारिक उन्नति करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पैसेज में जाके इसका उत्तर ढूंढेंगे। तो लोग हमें तभी याद रखेंगे लोग हमें कब याद रखेंगे, जब हम नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर स्वयं को जीवन सेवा में क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। यहाँ पे दिया वाला है क्या कि हाँ, तो सदा के लिए हम लोगों की स्मृति में जीवों की स्मृति में सदा के लिए बने रह सकते हैं। कैसे कि जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को सेवा में समर्पित करेंगे। तो इसका उत्तर हमने ढूंढ लिया है, हम जाके हम पर्याय पे छोड़ेंगे इसको। तो 1 मिनट 129 का उत्तर आएगा निस्वार्थ भाव से हम जब सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से हम जब क्या करेंगे, सेवा करेंगे, तभी लोग हमें याद रखेंगे। नश्वर शरीर को त्याग देंगे तब नहीं याद रखेंगे, वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे
तब भी रखेंगे, पर वही सबसे ज़्यादा परफेक्ट पर्याय यही है कि निस्वार्थ भाव से अगर सेवा करेंगे तो हमारे कार्य को लोग याद रखेंगे। जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है? शिक्षा को, तप को, त्याग को या रचनात्मकता को? जीवन का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य यहाँ पे हमेशा त्याग को बताया गया है। हम जाके क्या करेंगे, इसको रचना पैसेज पे देखेंगे। तो जीवन का सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा क्या है तो हमें देखना है यहाँ पे। हाँ, एक मिनट। हाँ, जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य एकमात्र हमारे लक्ष्य द्वारा किया जाने वाला त्याग है। तो ठीक है, ढूंढ लिया हमने इसको। मतलब इतने आसान अगर पैसे जाएंगे तो जल्दी जल्दी उत्तर मिल जाते हैं, और कम से कम 4 मिनट में 2 मिनट 2 से ढाई मिनट पढ़ने में लगते हैं, और 2 से ढाई मिनट प्रश्न सॉल्व करने में लगते हैं, और 1 मिनट आपको गोले भरने में लगता है। एक पैसेज के लिए 5 से 6 मिनट काफ़ी होते हैं अगर आपने वहाँ पे कंसंट्रेशन करके प्रश्न पत्र की और अगर आपने क्या किया, गौर किया तो। चल ठीक है। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए असाधारणात्मक क्या है? असाधारण रचनात्मकता है, साधारण पात्रता है, सर्वोच्च मानवीयता है, सद्गुणों की प्राप्ति है। तो इसके लिए हमेशा एक ही प्रश्न, एक ही क्या होगा त्याग के लिए? असाधारण रचनात्मकता अगर होगी तभी त्याग वहाँ पे संभव है। इस प्रश्न को हम क्या करेंगे तो यहाँ पे जाके ढूंढेंगे। असाधारण वैचारिक रचनात्मकता, आपका निरंतर योग, ध्यान, तप और साधना करना होगी। तो जगत और जीव के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मकता अपना कर निरंतर योग, ध्यान और तप साधना करनी होगी, तब जाके क्या होगा तो आपको एक आध्यात्मिक अनुभव वहाँ पे आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पे जाके ढूंढ लिया पैसेज में। उसके बाद में हम आध्यात्मिक अनुभवों से लेस होना, रेखांकित शब्द का अर्थ है लेस होना, यानी क्या? आध्यात्मिक अनुभवों से लेस होना यानी सज्जित होना, पूर्ण होना, रिक्त होना, सतर्क होना नहीं, यानी सज्जित होना। लेस होना यानी क्या होना? परिपूर्ण होना, सज्जित होना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 133 आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? आध्यात्मिक शब्द का क्या है? किस उपसर्ग की सहायता से इसका निर्माण हुआ है? उपसर्ग प्रत्यय, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय पे हमेशा प्रश्न रहता है, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय तो अब तक का बेसिक नॉलेज आपका है, तो वो आपको आना ही चाहिए। तो इसका हमेशा उत्तर आएगा अधि। अधि और आत्मिक। आध्यात्मिक मतलब अधि, आत्मिक शब्द का निर्माण क्या है? अधि उसका उपसर्ग है, आत्मिक उसको क्या हुआ है? आगे मेन शब्द है। और ये शब्द के पहले जो आता है कोई भी हो, तो शब्द के पहले जो भी वर्ड आते हैं, तो शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। और जो बाद में आते हैं, मतलब क्या कोई समझो आध्यात्मिकता, अध्यात्म, और उसको आध्यात्म ये मेन शब्द है, और आध्यात्मिकता कता, अगर आपने उसको कता क्या हुआ? उसका प्रत्यय हुआ। ठीक है, तो इतना आप भी समझ में। प्रत्यय यानी बाद में, मेन शब्द के बाद में जो अक्षर लगते हैं वो, और उपसर्ग यानी मेन शब्द से पहले जो अक्षर लगते हैं उनको, मेन शब्द से, मूल शब्द से पहले जो अक्षर आते हैं उनको उपसर्ग बोलेंगे। मूल शब्द के बाद जो अक्षर आते हैं उनको क्या बोलेंगे? हम प्रत्यय बोलेंगे। इतना भी आया आपको तो ठीक है। रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्दों को अलग कीजिए। रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द, मतलब इन शब्दों में से एक अलग शब्द है तो उसको अलग कीजिए। मालिक, वैचारिक, बौद्धिक, वास्तविक। तो यहाँ पे ये जो शब्द है, तो इनमें सबसे अलग शब्द एक ही है, वो है मालिक। मालिक एक किसी मतलब बड़े आदमी को मालिक बोलेंगे। और वैचारिक, बौद्धिक और वास्तविक, ये क्या है? ये अलग शब्द है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 134। अब देखेंगे 135। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह क्या है? अत्यल्प होता है, अल्पायु होता है या नाशवान होता है। शरीर हमेशा नाशवान होता है, इसलिए उसको अल्पायु कहा जाता है। छोटा होता है क्या? नहीं। अत्यल्प होता है क्या? नहीं। अल्पायु होता है क्या? हाँ होता है, पर सबसे परफेक्ट यहाँ पे क्या है? नाशवान होता है शरीर। अब 136 की ओर बढ़ते हैं, जो कि पैडागॉजी है, जो आपको आनी ही चाहिए। हमने पढ़ी है, पूरी पैडागॉजी पढ़ी है। तो
थोड़ा फास्ट में लेंगे पैडागोजी को, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है अगर फास्ट में नहीं लेते तो। ठीक है, हाँ। तो हमेशा एक बात याद रखिए, बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी संस्कृति का वो विभिन्न अंग है। ये बात आप नोट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक पेन पेंसिल लेके बैठेंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको जो भी अच्छी बातें और मेन पॉइंट लगे तो उनको जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये हमेशा आपकी खुद की नोट्स होती है, तो वो आपको कब मार्क दिला दे, कब नंबर आपके बढ़ा दे, वो बता नहीं सकते। तो वो बहुभाषिकता हमारी क्या है, पहचान है, पहचान है। बहुभाषिकता हमारी क्या है, पहचान है। आता नहीं हमें लिखना, थोड़ा पहचान है। और हमारी संस्कृति का वो क्या है, संस्कृति आएगा यहाँ पे, संस्कृति का वो क्या है, अभिन्न अंग है। हाँ, बहुभाषिकता हमारी पहचान है। हमारे भारत में बहुभाषिक लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। कोस कोस पे वाणी बदलती है, कोस कोस पे पानी बदलता है। एक ये समस्या नहीं है, ये चुनौती नहीं है, विडंबना नहीं है। संस्कृति ठीक है इन दोनों में भी, पर चुनौती और विडंबना गलत है। समस्या और पहचान, तो पहचान ठीक है पर समस्या यहाँ पे गलत है। ठीक है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञान के दायरे में आता है, भावनात्मक भौगोलिक विद्यालय में नहीं, जो उसके संज्ञान, जो उसके अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है, जो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है, उस पर आप क्या कर सकते हो, उससे प्रश्न बातचीत कर सकते हो। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, इसकी निर्मित हुई है, ऐसा चॉम्स्की बोलते हैं। विश्व की सभी भाषाएं थोड़ी बहुत फेरबदल से एक ही व्याकरण से, मूल व्याकरण से जन्म लेती है, ऐसा कौन बोलते हैं, चॉम्स्की बोलते हैं। तो ये कथन क्या है, पूर्ण रूप से सत्य है। पूर्ण रूप से सत्य है कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से जन्म लेती है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी भाषाएं हम सीख सकते हैं। हमारे अंदर क्या है, LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। LAD जो हमने देखा था किसमें, चॉम्स्की के अंदर देखा था हमने। चॉम्स्की क्या बोलेंगे कि हमारे अंदर LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसके ज़रिए हम विश्व की सभी भाषाएं सीख सकती है, क्योंकि विश्व की सभी भाषाएं एक ही ग्रामर से क्या होती है, तैयार होती है, निकलती है। भाषा में आकलन का अर्थ है व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विधाओं का आकलन। तो भाषा में आकलन का अर्थ है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, व्याकरण का आकलन नहीं, अलंकारिक शब्दों का आकलन नहीं, साहित्यिक विधाओं की जानकारी नहीं, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, अब देखेंगे हम 140 नंबर का प्रश्न। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण आप उसके विचारों को मानेंगे कि वो किस तरह के विचार वहाँ पे प्रकट करता है। सुंदर लेखन, शुद्ध वर्तनी, व्याकरणिक ज्ञान को नहीं, उसके विचार में क्या है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात होगी कि बच्चों के विचार किस तरह के, वो किस भांति सोचते हैं। बच्चे अपनी जन्मदक्ष भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता? भाषा अनुकरण को महत्व देता है, हाँ देता है। भाषा समृद्ध परिवेश को महत्व देता है, भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को। तो ये 141 का ये क्या है, तो हमेशा के लिए ये महत्व नहीं देता। किस कथन को महत्व नहीं देता? तो अनुकरण को महत्व नहीं देता। अनुकरण करता है, बच्चा क्या करता है, जैसी भाषा है वैसी क्या करता है, वो अर्जित करता है, सीखता जाता है। तो भाषा समृद्ध परिवेश होना चाहिए, भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को। यहाँ पे मौजूद भाषा अर्जित करते ही यह कथन किसे महत्व नहीं देता? भाषा अनुकरण को। अनुकरण करते हैं क्या, वो कुछ भाषा को सीखते हैं क्या? नहीं सीखते, वो क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, आत्मसात करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जैसी है वैसी वो अपने आजू बाजू के परिवेश से वो भाषा क्या करते हैं, सीखते हैं। अब 142 प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है? साध्य है, साधन है, संभव नहीं है, कठिन है। तो साध्य है, भाषा क्या की जा सकती है, प्राथमिक स्तरों पर भाषा का विकास हो सकता है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ये 1 से 5 तक का प्रश्न पत्र है। मैं फिर से याद दिलाती हूँ, 1 से 5 तक का प्रश्न पत्र है, उस पर का ये भाषा 2 हम प्रश्न पत्र छुड़ा रहे हैं यहाँ पे जो भी बोले।
तो हाँ, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की, इसलिए तो प्राथमिक स्तर के प्रश्न आए हैं यहाँ पे। अगर दो नंबर का प्रश्न छोड़ेंगे, मतलब 5 से 6 जो 8वीं तक का है, तो उसका लेवल अलग होगा, वहाँ पे ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि यहाँ पे कहानी सुनकर उसे अपने भाषा में कहना। कहानी को जो तो दोहराना हमेशा गलत होगा। कहानी सुनकर चित्र बनाने में कौन सी क्रिएटिविटी लगेगी? कहानी सुनकर शब्दशः लिखना तो दोहराना ही होगा। तो कुछ अपनी क्रिएटिविटी कहाँ पे लगेगी उनकी? जब वो क्या करेंगे, कहानी सुनकर खुद की भाषा में लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, तो वो वहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी क्या होगी? काम आएगी। ठीक है, अब 1 मिनट, हाँ चलो। तो 144, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे क्या करेंगे? रोशनी को समझाएंगे कि ये गलत है? नहीं समझाएंगे, क्योंकि उसकी मातृभाषा तो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। मातृभाषा वाले घरों पर लाल शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, तो उससे तो बच्चे दुखी हो जाएंगे, उनको तो वो तो खुद को फिर गिल्टी महसूस करेंगे। मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, ये भी कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा होगा कि आप उसकी मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करें, आपको मान्यता देनी होगी, क्योंकि वो उसकी क्या है, परिवेश की भाषा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण मौलिक विचार, बोलने में आत्मविश्वास, शुद्ध उच्चारण या स्पष्टता। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, कब सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? शुद्ध उच्चारण होगा, स्पष्टता, ये आत्मविश्वास, मौलिक विचार सब आएंगे। पर 45 में क्या होगा? तो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा उच्चारण शुद्ध। नहीं आया तो भी धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे छोटे होते हैं, उनको धीरे धीरे वो सीखते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर, भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर या समृद्ध भाषा परिवेश पर। ये तीनों भी नहीं होंगे तो चलेगा, पर समृद्ध भाषा परिवेश वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छी भाषा बोलने वाले आजू बाजू में लोग होंगे तो वो अच्छी भाषा सीखेगा, बोलेगा और प्रयास करेगा मतलब अंडरस्टैंड करने की। पर अगर व्याकरणिक जानकारी, भाषा के कठोर आकलन, भाषा पाठ्यपुस्तक, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो टिम्ब वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करता है। तो ये तो हमेशा सीटेट का पहला क्वेश्चन है, ये हमेशा आएगा, आपको मराठी में भी आएगा, CDP में भी आएगा, और ये आपको हिंदी में भी आएगा। इस पर हमेशा 2-3 प्रश्न बने ही रहेंगे सीटेट में। डिसलेक्सिया यानी बोलने से संबंधित समस्या, डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित समस्या, डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से संबंधित समस्या, और अफेजिया यानी क्या, तो बोलने से संबंधित समस्या। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया जो हमने क्या किया है, इत्मीनान से हिंदी में भी पढ़ाया है और हमने CDP में भी पढ़ा है। आप जाके प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिए। अभी यहाँ पे बच्चों को मुख्यतः लिखने में समस्या, यानी ग्राफ जहाँ पे आएगा, ग्राफ GRAPH, ग्राफ यानी लिखने से संबंधित समस्या हमेशा आएगी डिसग्राफिया में। ठीक है, 2 नंबर का इसका उत्तर सही है। अगर यहाँ पे बोलने से संबंधित होता तो क्या होता, डिसलेक्सिया होता, और अगर कैलकुलेशन से संबंधित होता तो डिसकैलकुलिया होता। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी बातें यहाँ पे क्लियर होगी। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाओं के नाम याद करना गलत है। केवल कठिन शब्दों का अर्जन करना गलत है। दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराना गलत है। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन और आनंद प्राप्ति में सार्थक बनना। पठन के द्वारा क्या करना, खुद को भाषा में परिपूर्ण बनाना, समर्थ बनाना। ठीक है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु का फलक टिम्ब हो, जिसमें टिम्ब के सरोकार झलकते हों। विस्तृत हो, आविर्भाव के सरोकार झलकते हो। विस्तृत हो, समाज के सरोकार झलकते हो। उच्च हो, समाज के सरोकार झलकते हो, या उच्च हो और विद्यालय के सरोकार चमकते हो, तो उसको क्या हो, हमेशा वो क्या हो, विस्तृत हो, जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो। ठीक है, विस्तृत होना चाहिए। फलक पर क्या होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का फलक
विस्तृत होना चाहिए, जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न, जब भी आप हिंदी भाषा 2 लेंगे तो आपका हिंदी भाषा 2 का प्रश्न पत्र के लास्ट में होगा, आखिरी में होगा। 150 प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न हमेशा हिंदी प्रश्न पत्र से आएगा। और अगर आपने वहाँ पे मराठी भाषा को 2 नंबर चुना है तो ये 150 नंबर का प्रश्न फिर आपका मराठी का आएगा। ठीक है, इतनी बातें अगर आपने समझ ली है तो बड़ी बात है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता, अंतर होता है आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर नहीं होता। भाषा और बोली क्या होता है, एक ही होता है। भाषा और बोली में अंतर कैसे होगा? तो ये था हमारा प्रश्न पत्र। फिर से समझाते हैं, जो कि हमने भाषा 2 को हिंदी चुना था, तो इसलिए 121 से ये प्रश्न पत्र था। जो भाषा 2 हिंदी चुना था इसलिए हमें मिला था भाग वी यानी 5वां। ठीक है, तो आपने क्या चुना है पहले अपने हॉल टिकट पे देखिए, पहले अपने फॉर्म फिलअप पे देखिए कि आपने क्या चुना है वहाँ पे। और फिर से समझाते हैं आपको, यहाँ पे अंग्रेज़ी भी आती है। देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ी अगर आपने क्या किया है, भाषा 1 आपने अगर अंग्रेज़ी चुना है, 2 अगर अंग्रेज़ी चुना है तो यहाँ पे 44 कोड आएगा अंग्रेज़ी का। और ये क्या होगी, भाषा 2 चुनेंगे तो 121 से आपको इसके प्रश्न छोड़ने होंगे। अब आगे समझाते हैं आपको, अगर भाषा 1 आपने हिंदी चुना है, तो इस तरह का आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रश्न पत्र दिखाई देगा, उस पर भाषा 1 होगी हिंदी और आपको 91 से इसके प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न पत्र। यहाँ पे अंग्रेज़ी भी फिर उसी तरह की आएगी। अगर लैंग्वेज 1 आपने अंग्रेज़ी चुनी है तो आपको वहाँ पे 91 से अंग्रेज़ी के प्रश्न आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये सेंट्रल लेवल का प्रश्न पत्र है, तो इसमें क्या होगा, थोड़े से बहुत सारी भाषाएं होंगी, तो हमें अंग्रेज़ी, हिंदी और मराठी में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो चुनी है वही हमें वहाँ पे प्रश्न पत्र पे छुड़ानी है, छोड़नी है, जो भी करना है। ठीक है, अब आपको 90 नंबर के प्रश्न तक हमेशा सब कुछ ठीक ठाक सही आएगा। 90 से आगे अगर आपने भाषा 1 चुनी है, जो भी भाषा 1 चुनी है वो 91 से छोड़ेंगे, जो भी भाषा आपने 2 चुनी है वो आपको 121 से वहाँ पे सॉल्व करनी है। ये थी कुछ पते की बातें जो हमने आपको समझा दी नहीं, आपके साथ डिस्कस की। ठीक है, तो अभी आपका एक काम है, अपने चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं। आपका भला हो तो उनका भी भला हो। लाइक करें, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत काम कर रही है कहाँ पे, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी के लिए हम रुक जाते हैं। आपको अभी कौन से प्रश्न पत्र नेक्स्ट चाहिए, हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए, विज्ञान चाहिए, या फिर कोई भी जो भी चाहिए आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो आपको मैं क्या करती हूँ, टेलीग्राम चैनल है हमारा टीचिंग विद पैशन नाम से ही, वहाँ पे जाके आपको पूरे PDF भी मिल जाएंगे। जाके वहाँ पे उसको PDF को उठाइए, पढ़िए। अगर आपको वहाँ पे नोट्स भी चाहिए हमारे, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं हम। जय हिंद।